हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो अध्याय है, इकाई 4 का अध्याय नंबर 2, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। यानी परि का मतलब चारों ओर से और आवरण यानी घेरे हुए, यानी चारों ओर से जो हमें घेर रखा है वो पर्यावरण कहलाता है। हमने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि पर्यावरण में मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण को शामिल किया जाता है। मानव, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, इन सभी को पर्यावरण के घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी पर्यावरण में शामिल किया जाता है। हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में हम जानते हैं कि प्रकृति से संबंधित, जैसे हमारे पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, वनस्पति है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ही जानेंगे। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि पर्यावरण समझ गए आप, यानी जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, यानी वायु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपको वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत जो है प्राचीन समय से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहा है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, आप देखिए ऋग्वेद में वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन सभी को देवता का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ वृक्षों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है, वृक्ष पूजा की गई है। और आप देखें तो हमारे जो वृक्ष हैं उनको किसी न किसी देवता के साथ जोड़कर हम उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमने बील पत्र में शिव का वास माना है, इसी प्रकार खेजड़ी को गोगा जी से संबंधित किया है, और नीम को देव नारायण के साथ संबंधित किया है। यानी विभिन्न प्रकार से हमने पेड़ पौधों को बचाने के लिए प्रयास किया है। और इसके साथ साथ हमारा एक जो राजस्थान का विश्नोई संप्रदाय मुख्य रूप से प्राकृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय का जैसे कि आपको नाम आता है, विश्नोई जाम्बू जी को मानने वाले हैं। और विश्नोई इसलिए कहा जाता है कि ये 20 और 9 यानी विश्नोई 29 नियमों को मानते हैं, इस कारण विश्नोई के नाम से इनको जाना जाता है। और ये 29 नियमों को मानते हैं और मुख्य रूप से प्राकृतिक संरक्षण हेतु ये संप्रदाय प्रसिद्ध है। राजस्थान के मुख्य रूप से जोधपुर वाले क्षेत्र में, जोधपुर जिले में ये निवास करते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा जो सलमान खान वाला प्रकरण है, सलमान खान को आए दिन जोधपुर जेल में जाना पड़ता है, तो उसके पीछे ये विष्णु जो समाज है, इसका प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता है। क्योंकि हम साथ साथ है, फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने चिंकारे का शिकार कर दिया था, और उसको लेकर विष्णु संप्रदाय ने उनके खिलाफ केस किया था, और वो केस अभी भी चल रहा है। तो विष्णु संप्रदाय हमेशा से प्राकृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता रहा है। और अब जहाँ विष्णु संप्रदाय की बात आती है तो अमृता देवी विष्णु का नाम जरूर आता है। आपने पढ़ा होगा कि जो 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली गांव में जो जोधपुर के महाराजा थे, उनको लकड़ी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने जो आदमी थे उनको लकड़ी काटने के लिए भेजा, और वो लोग खेजड़ली में खेजड़ी के वृक्षों को काटने लगे। तो जैसे ही विष्णुई समाज के लोगों को उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने उनको रोका और पेड़ों के चिपक गए। तो राजा के आदमियों ने पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी काट दिया। यानी अमृता देवी विष्णुई जो उनका नेतृत्व कर रही थी, उनके साथ साथ 363 लोगों का वृक्षों को बचाते हुए इस प्रकार बलिदान देना विश्व में सबसे अनूठा उदाहरण है। और ये कहते हुए कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी ये सस्ता सौदा है। इस प्रकार ये जो विष्णुई संप्रदाय है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत है प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहा है। तो और हम जानते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण है, इसकी वर्तमान में महती आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। मानव ने जब से प्रगति की है, प्रगति के साथ साथ जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसके साथ साथ प्रकृति को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान होता जा रहा है। इस कारण पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से हम देखें, वनों की कटाई,
औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, वनस्पति व जीवों के संबंधों में कमी, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख, इन सभी कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी देखिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप चाहे तो नोटबुक में इनको नोट भी कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो औद्योगिकरण हो रहा है, जगह जगह उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं और उनके लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। शहरीकरण, शहरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है तो जंगल सीमित हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं तो जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। और परमाणु बिजली घरों में जो रेडियोधर्मी जो ईंधन की राख है उसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और वनों की कटाई, ये सभी कारण है जिसके कारण हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुछ कारण और है जिसके कारण पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। ये 5 कारण हमने पढ़े। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का लगातार खतरा बढ़ रहा है, जिसके बारे में अभी हम आगे जानने वाले हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कृषि उत्पादन में कमी, यानी जो कृषि में जो उत्पादन होता है, फसलों का जो उत्पादन होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। और इसके अलावा स्वच्छ जल, देखिए कि जो जल है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, उसका जो जल है 71% भाग वो पीने लायक नहीं है। उस जो जल है 71% वो खारे पानी के रूप में है, समुद्र के रूप में है। हमारा पेयजल बहुत कम है, वो भी दूषित है या हिमानी के रूप में है। और इसके अलावा चारागाह लगातार कम होते जा रहे हैं, चारागाह की लगातार कमी हो रही है। और इन चारागाह की कमी के कारण चारागाह की कमी हो रही है और चारा के साथ साथ और धीरे बोलो ना, वो चारागाह के साथ कृषि योग्य भूमि में भी लगातार कमी हो रही है। इन सभी कारणों से पर्यावरण संरक्षण की महती आवश्यकता है। और ये आप 10वीं जो पॉइंट है ये आपको नोट कर ले, क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर का कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या है। और इसके अलावा हम देखें कि लगातार वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। प्रदूषण से आप समझ गए होंगे कि जो प्रकृति का जो संतुलन है उसमें किसी प्रकार का अवरोध पैदा होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे हम देखें कि जो वायु है, वायु एक गैसों का निश्चित जो संतुलन बना हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिल जाती है तो वो वायु प्रदूषित हो जाती है, उसमें सांस लेना कठिन हो जाता है, तो हम उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार के अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं। अवांछनीय तत्वों के मिलने से वो जल पीने लायक नहीं रहता है, मानव उपयोग के योग्य नहीं होता है, तो हम उसको जल प्रदूषण कहते हैं। इन सभी कारणों से जो प्रकृति का जो संतुलन वो बिगड़ता है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो इस पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वायु प्रदूषण से हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है और वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। देखिए बहुत सरल टॉपिक है और सरल तरीके से हम आपको इसको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए वायु प्रदूषण जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा है, वायु प्रदूषण, वायु में गैसों का एक निश्चित संतुलन बना हुआ है। उन गैसों के संतुलन में अगर अवांछनीय, देखिए वायु प्रदूषण यानी वायु में गैसों का एक निश्चित संतुलन बना हुआ है, उस संतुलन में अगर किसी प्रकार की जो अवांछनीय गैसें मिल जाती है तो उस वायु में सांस क्रिया, हमारे सांस लेने की भी दिक्कत आ जाती है और हम उस जो वायु है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हम उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ये वायु प्रदूषण क्यों होता है, इसके लिए आपको ये 4 चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और रसायन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, कल कारखाने, उनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, उनसे भी ये वायु प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं है, विभिन्न प्रकार के जो वाहन है उनसे जहरीली गैसें निकलती है, धुआं निकलता है, लेड के कण निकलते हैं, उनसे वायु प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ जंगलों में पेड़ पौधों को जलाने से, जंगल में पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती है और घर में हमारे घरेलू ईंधन के रूप में हम लकड़ी को जलाते हैं, जिससे भी वायु प्रदूषण होता है। और इसके साथ साथ हम देखें ज्वालामुखी विस्फोट, विभिन्न कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं, जिनसे भी विभिन्न प्रकार की गैसें वायु में मिल जाती है और वायु प्रदूषण होता है। तेल शोधन कारखानों में निकलने वाला धुआं, ये सभी कारण है जिनसे वायु प्रदूषण होता है।
और इन वायु प्रदूषण से हमारी जो प्रकृति का जो संतुलन बना हुआ वो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण के कारण यहाँ छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो आप ये कारण नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण से स्मोग का निर्माण होता है। स्मोग यानी जो कोहरा और धुंध, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें मिल जाती है जिससे स्मोग का निर्माण होता है, और स्मोग के कारण लंदन और लॉस एंजलिस में अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो पहला स्मोग का निर्माण होता है। और दूसरा देखें, जैसा कि हमारे भारत में एक घटना घटित हो चुकी है, ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कांड जो कि 3 सितंबर 1984 को हुआ था। भोपाल जो त्रासदी है, इसमें भोपाल में यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था। उस कारखाने में रात को एक गैस रिसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिसा हो गया, जिसके कारण काफी लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और काफी लोग विकलांगता के शिकार हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वायु का जो गैसों का संतुलन था वो बिगड़ गया, और जिसके कारण ये घटना हुई। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1984 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कौन सी गैस रिसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था, और जिसके कारण ये घटना घटी। अब जानते हैं इसके अलावा वायु में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें मिल जाती है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इस गैस से क्या होता है कि ये रक्त में मिलकर, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में लोग अलाव जलाते समय अलाव जलाते हैं, और कमरे में जब गेट बंद करके उसको जला ही रखते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और वो गैस विषैली होती है, हमारे रक्त में मिल जाती है, और जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं सर्दी के दिनों में अक्सर आती रहती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से नुकसान होता है। और दूसरा जो क्लोरीन गैस मिलती है वायु में, जिससे आँख नाक गले में जलन होती है, आंखों में सूजन, खांसी की बीमारी इस क्लोरीन गैस से होती है। इसके अलावा धूल के कण भी वायु में मिल जाते हैं। धूल कणों से एलर्जी, श्वास के रोग हो जाते हैं। साथ ही वायु में रेत के कणों की अधिकता होती है तो उससे सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो वाहन है उनसे लेड के कणों का उत्सर्जन होता रहता है, जिससे कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। मैग्नीज के कण, निमोनिया और सांस की बीमारी होती है। और रेडियोधर्मी जो कण है, जो विभिन्न प्रकार की परमाणु भट्टियों से निकलते हैं, उनसे भी कैंसर हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें वायु में मिलती है, जिससे हमें मानव स्वास्थ्य पर ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो एक आपको बताना है स्मोक का निर्माण, भोपाल गैस कांड के बारे में बता सकते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें और इनसे होने वाले जो प्रभाव है उसको बता सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे और जानते हैं। अब जानते हैं ओजोन परत पर प्रभाव। देखिए ओजोन क्या है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वायु की विभिन्न परतें हैं। जमीन से ऊपर की ओर चलते हैं तो वायु की परतें, जैसे सबसे पहले सौर मंडल, जमीन से 18 किलोमीटर तक सौर मंडल है। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल है। पिछली कक्षाओं में आपने ऐसा पढ़ा होगा। अब देखिए जो समताप मंडल और मध्य मंडल है, इसके बीच में एक गैस की परत है, ओजोन गैस की परत है, जिसे ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं या ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। अब ये गैस क्या करती है, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, सूर्य से पराबैंगनी किरण, जो आने वाली पराबैंगनी किरणें, हानिकारक जो किरणें होती है, उनको अवशोषित कर लेती है, और जिसके कारण वो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, और उनसे हम सुरक्षित रहते हैं। अगर वो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आ जाती है तो इससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे स्किन स्किन से संबंधित है, स्किन कैंसर है, या यूं समझे हम जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो मंद हो सकती है, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये ओजोन परत हमारे लिए काफी लाभदायक है। लेकिन वायु प्रदूषण होता है, देखिए जैसा कि जो ओजोन परत है वो, जैसा आपको ये चित्र दिख रहा है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। लेकिन वर्तमान में ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है,
और ऐसा बताया जा रहा है कि ओजोन परत में दक्षिणी ध्रुव के के ऊपर छेद हो गया है। अब देखिए ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है इसके पीछे कुछ कारण है। इसके पीछे कारण है वायु में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिल रही है, जिसके कारण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए इसके अलावा एयर कंडीशनर्स यानी घरों में हम जो एसी काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज काम में लेते हैं, फोम रंग, ये विभिन्न उद्योगों द्वारा जो प्लास्टिक के रंग बनाए जाते हैं, जेट वायुयान के द्वारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन किया जाता है और ये आगे जाकर ऊपर जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और जिससे ओजोन परत में छेद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ये छेद हो गया है और जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आना शुरू हो गई है। तो इसको लेकर वैज्ञानिक लगातार हमें आगाह कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम किया जाना चाहिए। अब देखिए ओजोन परत में छेद हो गया है तो पृथ्वी को बचाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेव ओजोन सेव अर्थ के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण एक समझौता किया गया है। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का एक शहर है, वहां पर 16 सितंबर 1987 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में तय किया गया था कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन रोका जाएगा और ओजोन के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। तब से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी जिसमें 16 सितंबर 1987 को यह स्वीकार किया गया था कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन कम किया जाएगा और ओजोन के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस की घोषणा की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और देखें कि जो इसके अलावा एक तो था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और दूसरा 1990 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया था कि विकसित देश 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे ताकि ओजोन परत का नुकसान नहीं हो और विकासशील देश उनको 10 वर्ष की छूट दी गई थी कि वो 10 वर्ष के बाद यानी 2010 के बाद किसी प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एक विषैली गैस है जिससे ये ओजोन परत को नुकसान होता है और उसमें छेद होने का एक ही वजह है। तो ये सम्मेलन हुए थे, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा 1990 का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इस प्रकार हमने देखा, एक तो हमने देखा कि जो वायु प्रदूषण है के कारण क्या है, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो विभिन्न प्रकार की गैसें हमने देखी और इसके अलावा हमने देखा ओजोन परत पर प्रभाव, वायु प्रदूषण से ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए, ये अभी हमने देखा। और तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब ये ग्रीन हाउस क्या है ये अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि ग्रीन हाउस पर एक अलग ही टॉपिक आपके दे रखा है तो उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ हमने देखा वायु प्रदूषण। अब देखते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या है, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय यानी जो कारण है उनको दूर किया जाए। जैसे सबसे पहले तो जो कोई प्रदूषण है तो प्रदूषण को दूर करने का सबसे सीधा जो उपाय है वो वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाया जाए, वृक्षों की एक हरित पेटी स्थापित की जाए ताकि ये क्या करते हैं, जो वृक्ष है विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है या विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें उनको अवशोषित कर लेते हैं और प्रदूषण में कमी होती है। और इसके साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र वहां पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और वृक्षारोपण इसके साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो घरेलू ईंधन है जलाने के जो लकड़ी है और इसके अलावा परमाणु बिजली घर है उसके स्थान पर हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप चाहे तो अब कही हो मैं ठीक कह रही हूँ, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाने चाहिए, उद्योगों में वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाए जाने चाहिए, यानी उद्योग धंधे हैं वहां पर वायु
को शुद्ध करके ही उनसे जो गैसें छोड़ी जानी चाहिए। और इसके अलावा उद्योगों में जो चिमनियां हैं उनकी ऊंचाई भी पर्याप्त ऊंचाई पर वो चिमनियां लगाई जानी चाहिए, ताकि उनसे जो जहरीली गैसें निकलती है वो एक ऊंचाई पर जाकर ही निकले और आसपास की वायु को प्रदूषित नहीं करे। और इसके अलावा पेट्रोलियम कारों में कैटेलिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाना चाहिए और कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जा सकता है, यानी जो वाहन है उनसे जो शीशे के कण निकलते हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा हम चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कारों का प्रयोग कर सकते हैं। घरों में धुआं रहित ईंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी घरों में जो हम जलाने के लिए लकड़ी और कोयले का उपयोग करते हैं उसकी जगह पर हम गैस का उपयोग कर सकते हैं, एलपीजी गैस का उपयोग कर सकते हैं, या हम सौर ऊर्जा से चलने वाले विभिन्न उपकरण काम में ले सकते हैं। और देखें हम जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम और कोयले का प्रयोग कुछ कम करके उसकी जगह पर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग करके वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके पर भी हमने पहले डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।